So dear students, in this second video of megasporogenesis, we will study a little more about the structure of the embryo sac. मेगास्पोरोजेनेसिस के इस सेकेंड वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा, मेगास्पोर कैसे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से। और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, ए सेल ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएटेड मॉडिफाइड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस का ही एक सेल है और वो मेगास्पोर मदर सेल मियासिस डिवीजन होता है उसके अंदर और मेगास्पोर टेट्राइड बनते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियासिस डिवीजन एंड फॉर्म मेगास्पोर टेट्राइड। इट मीन्स 4 cells. Out of these 4 cells, 3 cells get degenerated and only 1 cell become functional. इन 4 cells में से 3 cells क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही सेल फंक्शनल होता है एंड दैट सेल इज कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर। वही एक सिंगल सेल किस में कन्वर्ट होता है, मेगास्पोर में। एंड सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। अब इस सेकेंड वीडियो में थोड़ा सा हम लोग जो मेगास्पोर है, एक्चुअली जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनाया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब माइटोसिस डिवीजन होगा। याद रखना है आपको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ मियासिस डिवीजन हो रहा है, कहाँ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। मियासिस डिवीजन कहाँ हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल में हुआ था और उससे क्या बना था, मेगास्पोर टेट्राइड बना था और उस मेगास्पोर टेट्राइड के 3 cells डीजेनरेट हो गए। एक सेल बचा रहा जो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाया और वो मेगास्पोर फाइनली कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में। तो उसका जो न्यूक्लियस है दैट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। अब उसमें क्या होगा, माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन होगा और ये जो है डिवाइड करके क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बना देगा जो है। यहाँ ध्यान रखना है कि जब माइटोसिस डिवीजन होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा तो केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। और इस तरह के डिवीजन को हम लोग जनरली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। दोनों 2 पोल्स पर चले जाएंगे, फार्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो अब एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 हो गए। अभी तक कितने थे, 1 थे। फिर एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद फिर एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 more सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब टोटल 3 न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएंगे। पहला होगा 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरा होगा फिर कितने, 2 से 4 बन जाएंगे और तीसरा जब होगा तो उस 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ हो रहा है। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। That is, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। मतलब तुरंत जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होना है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होना है। अभी क्या होना है, केवल कैरियोकाइनेसिस होना है आपका जो है। तो ये ध्यान रखना है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा अभी। तो आपके बुक में जैसा डायग्राम दिया है वहाँ से हम इसको फिर समझ सकते हैं। यहाँ आपने देखा मेगास्पोर टेट्राइड और ये मेगास्पोर टेट्राइड जो है इसमें से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। एक क्या हुआ, फंक्शनल रहा और यही फंक्शनल जो है सेल किस में कन्वर्ट हो गया, मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया या एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो कितने न्यूक्लियस बने, 2।
एक पोल पर चला गया, दूसरा दूसरे पोल पर चला गया। फिर जो दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके कारण कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? कुल 4। और जब तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो कुल कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 8। 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डिवीजन को क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा। और सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या होगा? तो जो माइक्रोपाइलर रीजन था न्यूसेलस का, ये सेल कैसे बना है? न्यूसेलस के सेल से बना है। तो माइक्रोपाइलर रीजन साइड में 3 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और उन सेल्स को कॉमन रूप से कहते हैं एग ऑपरेटस। उनको क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस। जिनमें 2 सेल्स ऐसे होंगे जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स, और एक सेल जो होगा उसको कहेंगे एग सेल। चैलेंजर एंड में जो 3 न्यूक्लियस वहाँ भी उनके चारों तरफ भी सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर चैलेंजर एंड की तरफ। और वो जो 3 सेल्स बनेंगे उनको कहते हैं एंटीपोडल्स। इन 3 सेल्स को हम क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स बोलेंगे। एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स इनको हम कहते हैं। तो इन 3 सेल्स का ध्यान रखना है कि ये चैलेंजर एंड में बनेंगे एंटीपोडल्स। और जो एग ऑपरेटस होगा वो कहाँ बनेगा? माइक्रोपाइलर रीजन में बनेगा। और एग ऑपरेटस में 3 सेल्स होंगे। 2 सेल्स कहलाते हैं सिनर्जिड्स, और एक जो सेल होगा उसको कहते हैं एग सेल। तो क्या रिमेंबर रखना है आपको? क्या याद रखना है? याद रखना है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में। और एम्ब्रियो सैक में जो न्यूक्लियस था उसका वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक हुआ जिससे 2 न्यूक्लियस बने। फिर एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ जिससे 4 न्यूक्लियस बने। फिर एक हुआ जिससे 8 बने। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है? अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में 3 न्यूक्लियस को लेकर के 3 सेल्स बन जाते हैं जिनको कॉमन रूप से कहते हैं एग ऑपरेटस। जिनमें से 2 सेल्स कहलाते हैं सिनर्जिड और एक सेल होता है एग सेल। चैलेंजर एंड साइड में 3 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो 6 न्यूक्लियस जो है वो सेल वॉल से सराउंडेड हो गए। बाकी जो 2 न्यूक्लियस बचते हैं वो मेन सेल के अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल सेल जिसको हम कॉमनली कहते हैं। जैसा ये जो सेल है ये आपका क्या है? मेन सेल, सेंट्रल सेल। और इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। देयर आर टोटल 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड। दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसी स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सैक का। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको जानना था एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में दिया कि द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। याद रखना है माइटोसिस डिवीजन होगा, फिर 2 न्यूक्लियस बने, अपोजिट पोल्स पर गए। फर्दर माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर 2 से कितने न्यूक्लियस बने? 4 बने। और फिर फर्दर माइटोसिस डिवीजन हुआ, मतलब 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस डिवीजन होगा। और कुल कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लियस बन गए। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है। So after the 8 nucleate stage, cell walls are laid down and leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. अब जाकर के एक complete embryo sac बना हुआ है जो एक्चुअली 7 celled 8 nucleate होता है जो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कि 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large cell or central cell. तो ये थोड़ा सा आपको एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया हुआ है 3 cells are grouped together at the micropylar end
and form egg apparatus. Out of these three cells, the two cells form synergids and one cell is egg cell. What is the role of synergid? Actually, the synergid help in guiding the pollen tube, or you can say that the synergid guide the entry of pollen tube through micropyle inside the ovule. माइक्रोपाइल से होते हुए ओब्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब को जाना है. जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड किए थे दे विल गेट जर्मिनेट एंड थ्रू स्टाइल द पॉलन ट्यूब विल कम टू द माइक्रोपाइलर एंड एंड गेट इंटर इन द ओब्यूल. तो वहाँ उसको गाइड करने का काम करते हैं सिनर्जिड जो है. और इनके सेल में स्पेशल थिकनिंग होती है जिसको कहते हैं फिलीफार्म ऑपरेटस. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip. एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक apparatus ही किधर बना है, माइक्रोपाइलर साइड में बना है. तो वहाँ पर सिनर्जिड के जो सेल वाल होंगे उनमें थोड़ी सी स्पेशल थिकनिंग होगी. और उस थिकनिंग से क्या फ़ायदा होना है, तो जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके आएगा उनको ये गाइड करने का काम करेंगे. यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फिलीफार्म ऑपरेटस. तो इधर से पॉलन ट्यूब आएगा और उसकी एंट्री होनी है. यहाँ पॉलन ट्यूब की क्या होनी है, एंट्री होनी है एक्चुअली यहाँ पर. तो उस एंट्री को गाइड करने के लिए उस एंट्री को क्या करना है, गाइड करना है. तो गाइडिंग करने का काम कौन करेगा, ये सिनर्जिड करेगा. तो यहाँ ये फिलीफार्म ऑपरेटस इसको गाइड करने का काम करता है. और यहाँ से ये फिर मेल गैमीट इंटर करते हैं अंदर जा कर के. तो ये तीनों सेल्स जिसमें एक सेल भी है, तीनों सेल्स मिलाकर कहलाता है एग ऑपरेटस. दो सेल्स सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है. सिनर्जिड्स के जो सेल्स हैं उसका सेल वाल थोड़ा सा इधर माइक्रोपाइलर साइड में ठीक होगा और उसी को हम कहते हैं फिलीफार्म ऑपरेटस. तो इस डायग्राम में आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये फिलीफार्म ऑपरेटस का मतलब क्या है. और फिर जैसा मैंने बताया आपको कि चलेजल एंड में जो है, चलेजल साइड में जो है तीन सेल्स वहाँ भी बनेंगे 3 न्यूक्लियस के साथ. और उन सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स जो है. और बीच का जो एक मेन सेल होता है जिसमें स्टार्टिंग में न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हुआ एक्चुअली, उसको सेंट्रल सेल कहते हैं. तो 2 न्यूक्लियस वहाँ सेंट्रल सेल में फ्री रह जाता है और बाकी जो 6 न्यूक्लियस हैं वो सेल वाल से सराउंडेड हो जाते हैं. 3 सेल्स बन जाते हैं माइक्रोपाइलर साइड में या माइक्रोपाइलर एंड में और 3 सेल्स बन जाते हैं चलेजल एंड में. और ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है कि एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट का एक फंक्शनल मेगास्पोर से. और इस स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज या 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे और मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूँगा जो है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन सिंपली क्या है आपको मालूम है ऑलरेडी, आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 10 से ही आपको बताया गया है. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स एंथर में बनते हैं, आपको ऑलरेडी पता है. और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो डिसिस करता है, वो डिसेंस होता है उसका, बर्स्ट कर जाता है और पॉलन ग्रेन्स जो है एयर में आ जाते हैं. और वो या तो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या किसी और एनिमल के थ्रू स्टिग्मा पर लैंड करते हैं. या तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड कर सकते हैं या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड कर सकते हैं या सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड कर सकते हैं. वो दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा पर भी लैंड कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल. उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होना है जब तक वो सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पर लैंड ना करे. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.